न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ हम लोग बात करेंगे। केपलर लॉ पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, तो केपलर लॉ पढ़ चुके थे क्या होता है। अब पढ़ेंगे आज न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। देखो इसको ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, क्या लॉ है ये? यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, पता चलेगा क्यों यूनिवर्सल बोलते हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स में ये लॉ ट्रूथ है, सही है ना। देखो ये लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force of attraction between any two bodies in universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो कोई भी दो पार्टिकल्स हो या दो बॉडीज हो, ठीक है, तुमको मालूम है इनवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक, तो जो फोर्स होगा इसके बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? m1 इंटू m2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर का। ठीक है, force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to a square of distance between them। यानी मास जब ज्यादा होगा, मास का वैल्यू, तो उसके बीच में फोर्स ज्यादा होगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके बीच का फोर्स घटेगा। यही बात है। ठीक है, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। तो यही बात बता रहे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? उसके मास के प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। अब अगर यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो कांस्टेंट होता है जी, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वहां जी कांस्टेंट है। ठीक है, तो न्यूटन ने ये कांस्टेंट बताया जी, कैपिटल जी। ये जी क्या होता है देखिए, तो वेयर जी इज अ कांस्टेंट, where g is a constant called, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये g कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब ये g का वैल्यू क्या होता है देखो, तो g का वैल्यू आपको पता है, आप लोअर क्लासेस में भी पढ़े, 6.67 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो ये जो g का वैल्यू है ना, हर एक मीडियम में, किसी भी कोई भी मीडियम हो, ये g का वैल्यू नहीं बदलने वाला। कोई भी प्लेस हो, ये g का वैल्यू नहीं बदलने वाला। तो द वैल्यू ऑफ g इज द वैल्यू ऑफ g, the value of g is constant at every places or in every medium, every places or every medium। ठीक है ना, so it is called, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये बात बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि जो जी का वैल्यू है ना, हर एक प्लेस पे, किसी भी मीडियम में, कहीं भी जाओ पूरे यूनिवर्स में, ये जी का वैल्यू बदलने वाला नहीं है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ रहा लॉ ये? तो ये सिंपल लॉ है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, लेकिन फिर समझ लो एक बार क्या लॉ है ये। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समझ लीजिए जी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स, किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है यूनिवर्स में, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उसके मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसका होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये पार्टिकल है m1 m2 या बॉडीज है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अगर ये मास बढ़ाएंगे तो इसके बीच का फोर्स बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसके बीच का फोर्स घटेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल के बाद कांस्टेंट आया g, इस g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये g का वैल्यू ना कांस्टेंट है एवरी प्लेस में और हर एक मीडियम में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ देखो ये क्वेश्चन दिए हैं, बनाओ इसको इस बेसिस पर। हाँ देखो जी क्वेश्चन क्या है, बनाइए। अ स्फीयर ऑफ 40 kg is being attracted by another sphere of mass 80 kg with a force equal to 1/4 of milligram weight when their centers are 30 centimeter apart. Calculate the value of gravitational constant। मतलब एक पूछ रहा ना कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या। अरे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू तो वही आएगा 6.67 10⁻⁻11, बट फिर भी वो पूछ रहा तो हम सॉल्व करके देखेंगे। कभी कभी क्या होता ना, जैसे हमारा जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11, तो कभी कभी 6.67 नहीं आ गया, 6.68 आ गया, 6.89 आ गया, मतलब 6 के बाद डेसिमल का जो 2 प्लेस है ना, उसमें चेंज आ सकता है हल्का फुल्का। समझ में आ रहा बात ना, डेसिमल के पहले नहीं चेंज आएगा, 6 रहेगा सेम, 10⁻11 रहेगा सेम, ठीक है। तो जरा देखो ट्राई करके बनाओ कैसे बनता है, फिर हम बताते हैं। देखिए लिखिए इसको। हाँ देखिए जी, यहाँ पर एक मास m1 कितना है, इसमें m1 है 40 kg और m2 है 80 kg और उसके बीच का फोर्स है 1/4 मिलीग्राम वेट। देखो मिलीग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो 10⁻⁻6 किलोग्राम वेट। याद रखो 1 किलोग्राम में 10⁻⁻6 मिलीग्राम, नहीं सॉरी, 1 किलोग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम वेट में होता है 9.8 न्यूटन। ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़े हैं। तभी इसको हम लोग 1.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9.8 किलोग्राम वेट, 4 से कट गया, 4 2 जा 8 और ये हो गया 18, तो 4 4 जा 16 और 2.45 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ठीक है ना, ये फोर्स निकल गया। डिस्टेंस कितना उसके बीच में है, 30 सेंटीमीटर, उसको बदल दो मीटर में, वो हो गया 0.3 मीटर, ठीक है। अब आपको जी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप देखो, F = G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, तो G = हो गया F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब F कितना है आपका, तो 2.45 इंटू 10⁻⁻6 इंटू R है 0.3, तो इंटू 0.3 बाई m1 इंटू m2। m1 कितना है 40 kg और m2 कितना 80 kg। अब ये सॉल्व करेंगे तो लगभग 6.88 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर रहेगा। अब एक बात ध्यान देना, जो जी का वैल्यू होता है ना, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
जो 6.67 इंटू 10 का पावर -11 होता। तो वैसे ही कुछ हल्का फुल्का आगे पीछे आएगा, 6.67 है तो 6.88 आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही बोलेंगे। ये समझें, फोर्स था 1/4 मिलीग्राम वेट, 1 मिलीग्राम को पहले किलोग्राम वेट में बदले, फिर किलोग्राम वेट को 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में चेंज किए, और डिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ से वैल्यू रख के हम लोग जी फाइंड कर लिए। ठीक है, असाइनमेंट डीपीपी दिए थे ना आपको पिछले क्लास में, देखा तो डीपी उसी का क्वेश्चन बनाएंगे, इसको लिख लो। इसके बाद देखो डीपीपी 15 उसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बनाते हैं 1 नंबर। वो क्या है देखिए, जो आपको डीपीपी 15 उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, वो है 3 पॉइंट मासेस, 3 पॉइंट मासेस m each are placed at the three vertices of an equilateral triangle of side A. Find net gravitational force on any one point mass। कैसे बनेगा जी, चलिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पे ये बोला जा रहा है ना कि 3 पॉइंट मास है m, और तीनों को कहां रखे हैं, each are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर प्लेस्ड है, जिसका साइड A है, और बोला जा रहा है कि फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन पॉइंट मास। किसी एक पॉइंट मास पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है ना। देखो 3 पॉइंट मास है और वो हर एक प्लेस्ड है कहां पे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो डायग्राम बना लो आप, कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी हम कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, और तीनों पॉइंट मास, हर एक का मास m है, इसको रखें यहाँ पर वर्टिसेस पर, साइड है A, साइड है A, साइड है A, और किसी एक पॉइंट मास पर फोर्स फाइंड करना, मान लो यहाँ पर फाइंड करना, यहाँ पर इसी एक पॉइंट मास पर करना है फाइंड, कहीं भी फाइंड करना आपका जहां मर्जी, आप यहाँ फाइंड करो, यहाँ फाइंड करो, यहाँ फाइंड करो। आपको कुछ नाम देना हो तो आप दे सकते हैं, चलिए इसका नाम आप A दे सकते हो, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम आप B दे सकते हो, और इस पॉइंट का नाम आप C दे सकते हो। ऐसा जैसा बोलो, कहाँ फाइंड कर लें, जहां तुम्हारा मर्जी। बताओ A पर फाइंड करें, B पर, क्योंकि क्या क्वेश्चन में बोला, ऐसा नहीं बोला कि सेंटर पर फाइंड करना। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सेंट्रोइड पर फाइंड करो, लेकिन नहीं दिया हुआ। अनदर क्वेश्चन में बात करेंगे, यहाँ क्या दिया हो बताइए। ये हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक वर्टिसेस पे एक मास m रखा हुआ, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन पॉइंट मास, किसी एक पॉइंट मास पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना। अच्छा बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव है। तो हर एक पॉइंट मास पर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का ही होगा। मतलब इस यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता। सुनिए क्लास में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या बताते सुनिए बढ़िया से, आपस में बातचीत करेंगे कैसे होगा। देखिए यहां ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, ईच एंड एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स का हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है,
हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। तो जरा डायरेक्शन सीखिए। डीपीपी का इसके बाद वाला क्वेश्चन और बढ़िया है, पहले इसको देखते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा। अट्रैक्शन का डायरेक्शन होगा, कहीं एक फाइंड करते हैं। चलिए इस पॉइंट पर फाइंड करते हैं। बताओ, इस पॉइंट पर मास m है, इसको कौन कौन अट्रैक्ट करेगा? अरे इसको कौन कौन अट्रैक्ट करेगा? हाँ, इसको B वाला और C वाला अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ना। तो अट्रैक्ट क्या होता है, अपनी ओर खींचना। अट्रैक्शन करना मतलब अपनी ओर खींचना। तो ये B जो है, B ये अपनी ओर खींचेगा इधर ऐसे। मान लो इसका नाम देंगे FB। B ऐसे F1 F2 आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देते हैं। FB देने का मतलब है कि B के कारण फोर्स B के कारण, सुनो, C उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इधर। FC देखो अट्रैक्ट कर रहा, यानी ये मास इस मास को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा, ये मास इस मास को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा, अट्रैक्शन हो रहा। अब आप बोलोगे सर अगर इस पॉइंट पर दो मास इधर अट्रैक्ट करता तो उसका रिजल्टेंट कहां होगा? तो इसका रिजल्टेंट होगा इधर, और लग जाएगा पैरेललोग्राम का लॉ, यानी कि ये पैरेललोग्राम का लॉ लग जाएगा। इसका रिजल्टेंट फोर्स ये होने वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का, यानी वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो सबसे पहले ना आप FB और FC निकालो। देखो मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, यहां का मास m, यहां का मास m, डिस्टेंस a, यहां का मास m, यहां का मास m, डिस्टेंस a। अगर ऐसा होता यहाँ 2 kg, यहाँ 3 kg, यहाँ 4 kg होता, मास अलग अलग होता तो 2 बार निकालने का जरूरत था। मास सेम है तो बताओ FB FC दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? Gm इंटू m बाई a स्क्वायर, यानी वो हो गया तुम्हारा, दोनों का वैल्यू सेम आया, Gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, है ना, m स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? अब ये दोनों का वैल्यू सेम क्यों है? आप अलग अलग निकाल लो। आप FB निकालो तो Gm इंटू m बाई a स्क्वायर, Gm इंटू m बाई a स्क्वायर, इसको आप x मान लीजिए। x क्यों मानना है? ऐसे ही ताकि रूट के अंदर हम बढ़िया से सॉल्व करें। अब देखो क्या होगा, यूजिंग वेक्टर लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, यूजिंग वेक्टर लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, नेट फोर्स F इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, FB का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2FB FC cos 60 डिग्री, 60 डिग्री, R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। F नेट, यहां नेट लिख सकते हो, F नेट। देखो FB तुम्हारा x का स्क्वायर है, ये भी तुम्हारा x का स्क्वायर है, 2x इंटू एक्स कॉस 61/2, 2 कैंसल, ये हो गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये रूट अंडर 3x स्क्वायर, रूट 3x स्क्वायर का x निकल गया, और x का वैल्यू है Gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर न्यूटन। ये हो गया आंसर। यानी कि नेट फोर्स किसी एक पॉइंट पर, समझे ना कैसे हुआ ये? अरे ये x स्क्वायर और x मिलके x स्क्वायर, रूट 3x स्क्वायर, रूट 3 यहाँ x स्क्वायर का x निकल गया, x का वैल्यू रख दिए Gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर न्यूटन। अगर यहां पर निकालना होता तो क्या करते? यहां पर क्या होता, डायरेक्शन किधर जाता फोर्स का? ये इधर खींचता, ये इधर खींचता, और उसका रिजल्टेंट बीच में आता डायगोनल। यहां निकालना होता तो ये वाला इसको इधर खींचता, ये वाला इसको इधर खींचता, और इसका ये डायरेक्शन होता। तो तीनों पॉइंट पर एक ही फोर्स आता। समझ में आ रहा बात? चलिए इसके बाद वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको लिखिए पहले। देखो ये क्या है, 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द 4 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द पार्टिकल। देखो क्या होगा, किसी एक पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, ध्यान देना। ऐसे ये स्क्वायर है, 4 पार्टिकल है, और हर एक का मास m है। वो कहां प्लेस्ड है? 4 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पर है
ये 4 वर्टिसेस पर है ऐसे, ये देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं, देखो मास m m m m साइड ए और साइड ए। देखो ये डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देना। अब बोल रहे हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द पार्टिकल। देखो किसी एक पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, समझ लो बात। किसी एक पार्टिकल पर, किसी एक पार्टिकल पर। अब कहां निकालना चाहते हो बताओ, अरे कहां निकालना चाहते हो, कुछ नाम दे दे, यहां ए बी सी और ये डी, बोलो कहां निकालें, किस पॉइंट पर निकालना चाहते हो, ए पर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो यहां ए निकालो, कहीं निकालो वही आंसर आने, और यहां निकालना चाहते हैं, समझना जरा बात। किसी एक पॉइंट पर निकालना, कहीं एक, किसी एक पॉइंट पर फाइंड करना, किसी एक पॉइंट पर फाइंड करना। सुनो बात, किसी एक पॉइंट पर फाइंड करना। अब आपका जहां मर्जी, आप अगर यहां निकालना चाहते हैं, यहां निकालना चाहते, देखिए बताओ ये जो सी पॉइंट है, इसको ये जो डी है वो किधर फोर्स लगाएगा, ये सी को ये जो डी है वो किधर फोर्स लगाएगा, वो इधर फोर्स लगाएगा ऐसे, ये एफ डी इधर लगाएगा फोर्स, ये जो बी है वो इधर फोर्स लगाएगा एफ बी, और देखो ये ए भी उस पर फोर्स लगाएगा बाबू ऐसे, और ये ए से भी इसका डिस्टेंस तुमको पता होना चाहिए। मतलब 4 पार्टिकल है ना, तो इस पार्टिकल पर 3 फोर्स लगाएगा, एक ये और ये एक, तीनों। ये इसको अपनी ओर खींचा, ये इसको अपनी ओर खींचा, और ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा ऐसे। आ रहा बात समझ में? अब ये इसको जब अपनी ओर खींचेगा तो ऐसे खींचेगा, देखो ये ऐसे, इधर ये खींचेगा एफ ए। तो देखो इस पॉइंट पर ना, इस पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहा। कौन कौन 3 फोर्स लग रहा बताओ? इस पार्टिकल पर सबसे पहले एक फोर्स इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स ये अट्रैक्ट किया, फिर ये फोर्स इसको ऐसे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ में, 3 फोर्स लगाए। अब तीनों का रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे? तीनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे, 2 का पहले निकालना पड़ेगा। पहले आपको एफ बी और एफ डी का निकालना पड़ेगा वेक्टर लॉज ऑफ पैरेललोग्राम से। मान लो ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे एफ बी है, इधर एफ बी, और इस पॉइंट पर ऐसे एफ डी, ये ऐसे है, और उसका रिजल्टेंट ऐसे है यहां। अब ये उसका रिजल्टेंट एफ। अच्छा बताइए तो, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स करते हैं एफ बी और जे करते हैं एफ डी, तो क्या हो गया? जी एम इंटू एम बाई ए स्क्वायर, मतलब जी एम ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एफ बी और एफ डी। देखो ये हो गया जी एम ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो गया एफ बी और एफ डी। समझो यहां पर बात। अब एफ बी इधर है, एफ डी इधर है, और उसका रिजल्टेंट ये इधर है। अभी एफ ए का बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसका बात कर रहे हैं? एफ बी और एफ डी। अब इन दोनों के बीच कितने का एंगल बन रहा? 90 का एंगल बन रहा। कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। तो क्या हो गया बोलो? यूजिंग वेक्टर लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट ऑफ किसका किसका रिजल्टेंट बताइए? एफ बी एंड एफ डी इज, देखो क्या रिजल्टेंट होगा? एफ इज इक्वल टू रूट अंडर एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी कॉस 90। कॉस 90 होता है 0। अच्छा एफ बी और एफ डी दोनों का वैल्यू बराबर, उसको x मान लो ताकि यहाँ लिखने में सुविधा हो। एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स इंटू कॉस 90 0। तो बताओ इन दोनों का f इजिकल टू मिल गया रूट 2x स्क्वायर
√2 बाहर आएगा एक्स स्क्वायर का x √2। अब x का वैल्यू कितना हमारा है, तो g(m²/a² न्यूटन। ये हो गया फोर्स। बताओ ये किसका फोर्स हुआ, ये कौन दोनों का रिजल्टेंट हुआ, ये कौन दोनों का रिजल्टेंट हुआ, FB और FD। अभी ये जो FB और FD का रिजल्टेंट है ना, वो किधर आया, वो इधर आया ऐसे। अब FA निकालना बाकी है। बताओ ये A, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया √2a। कैसे √2a हुआ, √a² + a²। अरे √a² + a², √2a² हो गया। अब बताओ ये A इसको अपनी ओर ऐसे खींच रहा था, FA, तो FA का क्या वैल्यू हो गया, FA हो गया gm × m/√2a का होल स्क्वायर, मतलब हो गया gm²/2a²। ये FA हो गया ना, हो गया ना FA। बोलिए नेट फोर्स क्या होगा, अब नेट फोर्स क्या होगा जी, नेट फोर्स F नेट। बताओ FA का डायरेक्शन किधर है, इधर है, FA का डायरेक्शन इधर है और F का भी डायरेक्शन उधर है, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। और जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि नेट फोर्स हो गया F + FB ऐसे। यानी अब F + FB नहीं सॉरी, F + FA, तो F का वैल्यू कितना है, √2 gm²/a² प्लस FA का वैल्यू कितना है, gm²/2a²। तो हो गया gm²/a² आ गया, √2 + 1/2 न्यूटन, ये आंसर आ गया। यही ना आंसर दिया हुआ। जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो दोनों को ऐड करते हैं। देखो मास स्केलर है, लेकिन दो मास के बीच लगने वाला फोर्स वेक्टर है, इसलिए वेक्टर का लॉ यूज हो रहा। मास स्केलर है ना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो स्केलर के बीच है, बट जो फोर्स है वो वेक्टर है, इसलिए वेक्टर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। आई कैप, जे कैप, के कैप करके इसको बना सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा। ऐसे आप ट्राई करो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में बनाएं। अगर सेंट्रोइड ट्राइंगल का सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन होता है, वहां आई कैप जे कैप लेते हैं हम लोग, बनाते हैं, ठीक है। देखते हो ऐसा क्वेश्चन भी होगा तो करेंगे।